मैक। नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव की क्या पॉसिबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपको आगे जानना है। इसमें सबसे पहला, आपको वेव के बारे में पहले से कुछ आइडिया है? हाँ सर। हाँ बताइए, वेव को क्या आप जानते हैं वेव के बारे में? सर ये जो है ये दो प्रकार के वेव्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो ये वाला ट्रांसवर्स है विच कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ रेरिफैक्शन एंड कंप्रेशंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छा है। तब तो आप वेव के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो वेव को देखिए, सिंपल चीज ऐसे, यहाँ पर हम लोग एल वेव के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। अगर आप एक रोप को एक साइड पे फिक्स कर दे और दूसरे एंड पे आप उसको होल्ड करें और आप उसको इस तरह से अप और डाउन अगर उसको लेके जाए, तो वहां पर वो ट्रफ और क्रस्ट क्रिएट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव्स। या फिर एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, वाटर है, सी वाटर या लेक वाटर, वहां पर आप एक स्टोन फेंक दें, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए देखिए वाटर में जो वाटर लेवल है वो अप एंड डाउन होता है। दैट अप एंड डाउन इज कॉल्ड व्हाट? वेव्स, है ना? तो ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं एल वेव्स के बारे में है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जब वेव बोलते हैं तो वो एल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलिए, तो देखिए एल वेव्स, इसमें वेव्स में कुछ टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं वेव्स के साथ, वो टर्म्स हमें जानना है, और वेव्स कैसा दिखता है। तो वेव्स जैसा अभी मैंने बताया कि उसमें इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं, अप्स एंड डाउन्स। ठीक, जो अप्स होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और जो डाउन होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। तो इस तरह से आपका वेव का शेप दिखाई पड़ता है। एंड इसमें जो ये हाइट ऑफ दिस वेव होती है फ्रॉम द मीन एक्सिस, ये जो एक्सिस है इससे इस वेव की जो हाइट है इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रफ एंड क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये सारे टर्म्स हमें एक एक करके जानना है यहाँ पर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग ट्रफ एंड क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। इसको हम लोग लैम्डा साइन से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा साइन। और इसको हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, इन सब यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर है 10⁻⁹मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर। इस चैप्टर में आप यही दो यूनिट यूज करने वाले हैं फॉर वेवलेंथ, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। तो आपका 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना होगा। तो वेव्स के बारे में जल्दी से फटाफट लिखिए, हेडिंग डालिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ये वेव ड्रॉ कर लीजिए। एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव? एक तो ये जो इसका अप होता है दैट इज क्रस्ट, एंड जो डाउन है दैट इज नोन एज ट्रफ। इसको डायग्राम में बिल्कुल ऐसे ही आप नोटिफाई कर लीजिए, आपको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो यूनिट्स हैं इनको भी लिख लीजिएगा, बट मेनली आपको जरूरत पड़ेगी नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। उसके अलावा यहाँ पे माइक्रोमीटर है और मिलीमीटर है, ये सारा कुछ गिवन है, पिकोमीटर, बट आपको जरूरत है नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम की। तो ये डन सर। चलिए, तो ये हमने सबसे पहला वेवलेंथ देखा। अब सेकंड है फ्रीक्वेंसी। Second term is frequency. The frequency of a wave is the number of times a wave passes through a given point in a medium in 1 second. 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू सिंबल। इसको मैं अगर बना के दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यू देखिए आप ऐसे बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू, वी कॉल्ड इट न्यू। और ये ऐसा दिखता है, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी को हम लोग सम टाइम ऐसे भी लिख देते हैं, साइकिल पर सेकेंड, ठीक। और इसकी दूसरी यूनिट है हर्ट्ज, जो आपने बहुत सुन रखा होगा, हर्ट्ज। एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। तो हर्ट्ज क्या हो गई, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे इसको। फिर इसके बाद आता है हर्ट्ज, सॉरी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। वेव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। तो अब यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं सी। दिस सी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, ये यहाँ पर नॉर्मली स्पीड को डिनोट करता है, बट अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम लोग इसको स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे, और इस अगर ये कोई अदर वेव है तो हम लोग इसको नॉर्मल स्पीड बोलेंगे। तो इनिशियली जब इसको ये नेम दिया गया था तो ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कैलकुलेट किया गया था। और कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? ये तो आपको सब पता होना चाहिए। 3 × 10⁻⁸ meter per second. 3 × 10⁸ meter per second, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको याद रखना होगा। दिस इज द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इज वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसको हम लोगों ने यहाँ पर सी से इंडिकेट किया हुआ है। वही जो ऊपर हमने कांस्टेंट लगाया था दैट वाज वेलोसिटी, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है तो वो कोई अदर वेलोसिटी भी हो सकता है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा। वो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है तो हमें बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, न्यू बार। जैसे फ्रीक्वेंसी का न्यू होता है उसके ऊपर एक बार का सिंबल लगा दीजिए। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार और इट इज एक्सप्रेस्ड एज 1 लैम्डा, यानी इनवर्स ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। तो अगर हम लोग इसको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम लैम्डा की वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो ये हमारा फोर्थ टर्म आता है वेव नंबर। इसके बाद है एम्पलीट्यूड। इट इज व्हाट, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ अ वेव। इट इज डिनोटेड बाय ए, समटाइम कैपिटल ए से भी इसको डिनोट करते हैं। तो इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट। इट डिटरमाइंस इंटेंसिटी। एक्चुअली जो इंटेंसिटी होता है, ये यहाँ का आपका पार्ट नहीं है, फिर भी एक बार आप जान लो कि इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक वेव्स में एक चैप्टर आता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और साउंड वेव्स। तो वहां पर आपको इंटेंसिटी का रिलेशन बताया जाएगा विद एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारे टर्म्स हैं। एक टर्म यहाँ पर नहीं दिया है, वो आप लिख लीजिए। देयर इज वन मोर टर्म जो यहाँ पर अभी देना चाहिए था इनको, इन्होंने नहीं दिया है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। लिखिए, द टर्म इज, मैं यहाँ पर डाल देता हूं, 6 टर्म है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। एंड इट इज व्हाट, इट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/न्यू। तो अगर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज और पर सेकेंड, ठीक है, हर्ट्ज और पर सेकेंड।
तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पे आप पर सेकेंड मतलब 1/सेकेंड लिखेंगे तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो इट्स यूनिट्स विल बी सेकेंड। जो भी टाइम का यूनिट होगा वो यहाँ पर यूज करते हैं। मोस्टली हम ये सारा कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड करते हैं, तो आप यहाँ पे सेकेंड यूज करिए। डन सर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो आपको जानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले इसके नाम को ही समझिए, इसके नाम में ही दो टर्म दिख रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक। तो ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनिशियली जो मैक्सवेल, द नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया था द लाइट, एक्सरे, गामा रे एंड हीट emit energy continuously in the form of radiations or wave and the energy is called radiant energy। बहुत सारे लाइट रेज होती हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब एनर्जी एमिट करते हैं कॉन्टिन्यूसली इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, और उन एनर्जीज को बोला जाता है रेडिएंट एनर्जीज। एंड दीज वेव्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and are therefore known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक्सपेरिमेंटली द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये है, the direction of oscillation of electric and magnetic field are perpendicular to each other। ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है। अब इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एक्सिस पर ऑसिलेट करेगी। यानी दोनों का अगर आप मोशन देखेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। अगर आप इसको ऐसे भी बनाकर देखें तो एक देखिए अगर अपवर्ड है तो एक ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो एक इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स थी। इनके बारे में हमें किसने सबसे पहले बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल ने बताया था कि जो सम वेव्स, सम लाइट पार्टिकल्स होते हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज, वो कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, उनको इनिशियली बोला गया था रेडिएंट्स। बाद में उन्हीं को ही नेम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स में अपने ऑसिलेशंस कर रहे थे, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल दिया गया था। इसके बाद आता है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे एमिट एनर्जी continuously in the form of radiations or waves। Second, the radiation consists of electric and magnetic field which oscillates perpendicular to each other and also perpendicular to the direction in which radiation propagate। Third, all the electromagnetic waves travel with speed of light। ऊपर मैंने आपको बताया था कि वेव्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, और अगर वो कोई अदर वेव्स है तो ही वो अदर देन स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी। And these rays do not require any medium for propagation। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे सन से जितनी भी रेज आती है ना, ऑल रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सन से जितनी भी रेज आपके अर्थ सरफेस तक आ रही हैं, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो सब के सब स्पीड ऑफ लाइट से आती है। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप इसमें से अगर सब कुछ नोट ना भी करें, एटलीस्ट ये जरूर नोट कर लें कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही मीडियम में डिफ्लेक्ट होती हैं।
और दोनों में उनके ऑसिलेशंस और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स फटाफट जल्दी से फेयर कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रो, ऑसिलेशंस, हाँ बेटा क्या हुआ? ऑसिलेट परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? मतलब अगर एक का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है तो एक को आप कैसे दिखाओगे? इसमें मतलब 2 डायमेंशन में दिखाने में दिक्कत है। आप इसको एक ऐसे दिखाओगे, ये अब मैं इसको फिजिकली कैसे दिखाऊं? एक आपके पेन लीजिए दोनों, एक पेन आप ऐसा हॉरिजॉन्टल रखिए और एक उसका वर्टिकल रखिए। एक हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं और एक तो वर्टिकली मूव करता है, मतलब दोनों के मोशन में 90 डिग्री का एंगल रहता है। अब जैसे ये वाला जो कॉन्टिन्यूअस है, पहले देखो ये कॉन्टिन्यूअस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये कैसा है? वर्टिकल, वाई एक्सिस को आप ध्यान रखो। और ये वाला जो दिख रहा है डॉट लाइन से, ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाला एक्स एक्सिस पे है और ये पैरेलल है इसके। यानी अगर आप एक दो बुक्स लें, एक बुक को वर्टिकल रख लीजिए और एक को हॉरिजॉन्टल रख लीजिए, और दोनों एक ही पॉइंट से ही कट कर रहे हैं ये इस तरह से, तो वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। आप समझ पा रहे हो वैष्णवी इसको? भारवी, हाँ सर। आप अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको बुक्स हाथ में लेके दिखाता, आपको तुरंत समझ में आ जाता कि वो कैसे। एक्चुअली आप एक्स और वाई एक्सिस को देखिए, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक वाई एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स और वाई एक्सिस में कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री का। सेम उन वेव्स में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और उसी को ही हम लोग ऑसिलेशंस बोलते हैं, जो आपको ट्रफ एंड क्रस्ट मिल रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास ये टेबल है। इस टेबल में आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड जितनी भी सन से आपको मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनको टेबलाइज किया गया है। ये जो यहाँ पे टेबल जिस ऑर्डर में बनी है, यहाँ पर टॉप से बॉटम की तरफ जाने पे इनका एनर्जी इंक्रीज करता है। सबसे ऊपर वाला सबसे लेस एनर्जी का है और सबसे नीचे वाला सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होता है। यहाँ पर इनकी देखो वेवलेंथ लिखी है। तो कॉस्मिक रेस की वेवलेंथ 0.012 एंगस्ट्रॉम की होती है, और गामा रेस 0.1 से 0.01, फिर एक्स रेज आती है, एक्स रेज के ऊपर यूवी रेज, यूवी रेज के ऊपर विजिबल। ये वो रेज हैं जिनको हम देख सकते हैं। इनकी रेंज होती है 7600 टू 3800 एंगस्ट्रॉम। इंफ्रारेड की रेंज ये है, माइक्रोवेव्स ये हैं, रेडियो वेव्स ये होती हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सी है? कॉस्मिक रेज। सन की एनर्जी का जो मैक्सिमम सोर्स है वो ड्यू टू दी कॉस्मिक रेज होता है। जो सनलाइट है उसका, उसकी एनर्जी का मैक्सिमम सोर्स है कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज। लेकिन इन सब की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इसीलिए सन से जब ये लाइट चलती है तो इनकी एनर्जी तो होती है इनके पास, लेकिन इनके पास वेवलेंथ नहीं होती, जिसकी वजह से वो हमारे अर्थ तक प्रोपोगेट नहीं कर पाती। तो अर्थ तक कौन प्रोपोगेट करता है? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब अर्थ तक प्रोपोगेट करते हैं। जिसमें से यूवी रेज से हमको नेचर ने प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर दिया है, ठीक है। उसके बाद की जो रेज है वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं है जितनी हार्मफुल ये 4 रेज। अगर ये 4 रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट इंटर कर जाएंगे तो अर्थ में कोई भी लाइफ नहीं रह सकती, क्योंकि ये सबको जला के खत्म कर सकती है। इनकी रेडिएशन बहुत पावरफुल होती हैं। आप सबको पता है, आपने एक्सरेज के बारे में सुना ही होगा। एक्सरेज हम लोग इमेज लेने के लिए यूज करते हैं फ्रैक्चर वगैरह में, हाँ है सर। ना, हाँ क्रैक्स सर। जानने के हाँ लिए। सर। गामा रेज किसी ने सुना है? गामा रेज कहाँ यूज होती है? नहीं सर। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको एक थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी। तो जो कैंसर सेल्स होती है उनको किल करने के लिए, क्योंकि वो सेल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, उनको किल करने के लिए स्पेशल रेज यूज की जाती, गामा रेज। और गामा रेज बहुत थोड़े से उसमें दी जाती कीमो के फॉर्म में। तो जब भी जिसको कीमोथेरेपी की जाती है ना, अगर आपने कभी किसी को ऑब्जर्व किया हो, मैंने ऑब्जर्व किया था, शोभित की सिस्टर इन लॉ आई थी, उनको हुआ था, तो मैंने उनका देखा था। उसमें क्या होता है कि पर्सन की बॉडी के सारे हेयर्स, सर के बाल सारे के सारे गायब हो जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं पूरे। बॉडी में इतनी हीट होती है कि सारे बाल जल जाते हैं, इवन यू कैन से।
तो ड्यू टू दी कीमोथेरेपी, तो उसमें हम लोग गामा रेज को कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। बट कीमोथेरेपी जब भी इसको दी जाती है तो ये बॉडी में कैंसर सेल के अलावा हमारी लाइफ सेल को भी डेड करते हैं, इसीलिए इसको किसी एक्सपर्ट की उसमें देना चाहिए, और इसको बहुत एक प्रिकॉशंस के साथ, और इसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास रेज हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। तो ये सारे हमारे पास है। इनमें से आपको जो याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो है हमारा विजिबल रेज। विजिबल रेज का रेंज आपको याद होना चाहिए। वैसे यहाँ पर लिखा है 7600 टू 3800, बट अगर आप अलग अलग बुक्स रिफर करेंगे तो कहीं कहीं पर हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर वेरिएशन मिलेगा। जैसे कहीं कहीं पर ऐसे लिखा होगा 37,000 से लेके 78, सॉरी 3700 से 78 ऐसे लिखा होगा। किसी किसी बुक्स में ऐसा लिखा होगा 4000 टू 8000। तो पर्पस क्या है कि अगर आप देखेंगे इन सब का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। तो आपको ये अप्रोक्सीमेट है, सब ये सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेट है। जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है ना, यानी वो सारा कुछ में मिक्स होता है। वो प्योर विजिबल भी नहीं रहता है, प्योर अल्ट्रावायलेट भी नहीं रहता, प्योर इंफ्रारेड भी नहीं रहता। बट ये एक मोटा मोटा है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, विजिबल वाला आपको याद होना चाहिए। इसके नीचे जो है वो हार्मफुल है, इसके ऊपर वाली हमारे लिए लेस हार्मफुल होती हैं। ये लोग हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स आप सब जानते हैं, ओवंस में यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स यूज करते हैं फॉर द मोबाइल टावर्स, एक सिग्नल को दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। इंफ्रारेड हम लोग यूज करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है? जैसे कि आपका रिमोट होता है, रिमोट से आप जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं वो सब कौन सी रेज रिलीज करता है? इंफ्रारेड रिलीज करता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फटाफट इनकी एक टेबल बना लीजिए जल्दी से। ये आप ये टेबल ना भी बनाना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपकी बुक में ऑलरेडी बना है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ के चैप्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आप बुक से भी कॉपी कर सकते हैं, आपको बुकलेट मैंने दिया हुआ है, आप वहां से उससे भी फेयर कर सकते हैं। ये सब नोट्स जो आप जो देख रहे हैं ये आपकी बुकलेट से ही है। तो आपकी बुकलेट बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसा आपको पढ़ना है, तो आप बुकलेट को भी एज ए नोट्स यूज कर सकते हैं। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हमने वेव नेचर पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ लिया, उनका मोशन देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी शुरू करने से पहले इसकी नीड जानते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, जब तक साइंस में किसी चीज की नीड नहीं होती तब तक कोई डिस्कवरी नहीं होती। आपको ये चीज तो पता ही होगा सभी को। बिना नीड के कोई भी डिस्कवरी नहीं होती। हमें जब आसमान में उड़ने की जरूरत हुई तभी प्लेन डिस्कवर हुआ। जब हमें फास्ट मूव करने की जरूरत हुई तभी हमें व्हीकल की जरूरत पड़ी। तो जब भी हमें नीड आती है तभी हमारा डिस्कवरी होती है सारी। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की नीड कैसे आई उसको समझिए। इनिशियली इनिशियली बिफोर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत सारे फिजिक्स में और भी फिनोमिना हैं, जैसे इंटरफेरेंस थे, पोलराइजेशन था, डिफ्रैक्शन था। ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो इलेक्ट्रॉन्स और लाइट पार्टिकल्स में होती है। ठीक है, तो उनको डिफाइन कर दिया गया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन्स हैज डुअल बिहेवियर। In short, electron has dual behavior. Electron can act as a wave. Electron can act as a particle. इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है? डुअल। एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन दो दो तरह से काम कर रहा होता है। वो एक वेव की तरह भी काम करता है, यानी उसके पास वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड होगा, और साथ ही साथ वो एक पार्टिकल की तरह भी काम करेगा, यानी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके पास मास होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास मोमेंटम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डुअल था, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। तो बहुत सारी पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी किया जा चुका था इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से।
किससे एक्सप्लेन किया गया था? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से। बट स्टिल फिजिक्स में कुछ अभी भी टर्म ऐसे थे जो अभी भी एक्सप्लेन करने के लिए बाकी थे, जैसे कि वन ऑफ द टर्म इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप ब्लैक बॉडी समझते हैं आप लोग? आप लोग ब्लैक बॉडी समझते हो? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? नो सर। नो ठीक है। सर। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप नहीं जानते होंगे। चलिए, तो फिर मैं पहले आपको ब्लैक बॉडी बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी हमें डिटेल में पढ़ना ही है आगे। देखिए, ब्लैक बॉडी को आप सिंपल सी चीज समझिए, द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब all the radiation or which can release all the radiations known as black body। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले, अपने ऊपर पड़ने वाली सारी हीट को एब्जॉर्ब कर ले या फिर सारी हीट को एमिट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। ठीक है। वैसे तो नेचुरली कोई भी 100% ब्लैक बॉडी नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ब्लैक बॉडीज हमारे पास हैं। जैसे कि एक ब्लैक बॉडी है जो आप सब जानते हैं, काजल। सुना है आपने? काजल ब्लैक कलर का होता है, आईज में लेडीज यूज करते हैं उसको, है ना? हाँ। हाँ सर। वो भी एक ब्लैक बॉडी, वो एक 96% ब्लैक बॉडी है। जब आप उसके ऊपर कोई हीट डालते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। 96% ऑफ हीट जो भी उसके ऊपर डाली जाएगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अलावा हमारे पास और भी ब्लैक बॉडी के एग्जांपल्स है। जैसे ब्लैक होल, सुना है आपने? यूनिवर्स में होता है, हाँ सर। गैलेक्सी में ब्लैक हाँ होल। सर। ब्लैक होल कैन एब्जॉर्ब एनीथिंग, तो वो भी एक ब्लैक बॉडी का एग्जांपल हो गया। और एक और एग्जांपल आपको बताते हैं ब्लैक बॉडी का। जब आपने कभी किसी आयरन रॉड है ना, उसको आप थिक रेड, उसको आप रेड हीट करते जाइए, हीट करते जाइए, तो वो एकदम रेड हॉट हो जाता है। आयरन हाँ एकदम रेड हॉट जब हो जाता है तो वो भी एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या है? जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर 100% एब्जॉर्ब कर ले या फिर 100% एमिट कर दे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? ब्लैक बॉडी। तो एक्चुअली हमारे पास प्रैक्टिकली कोई भी 100% ब्लैक बॉडी नहीं होती है। ठीक है। चलिए, ये तो थी ब्लैक बॉडी क्या होता है। अब आते हैं कि ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर था उससे पहले कंसीडर नहीं किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को ऑथेंटिकली मैथमेटिकली फर्स्ट टाइम किसने प्रूव किया था? प्लैंक्स ने। प्लैंक्स किस चीज के लिए फेमस हैं? प्लैंक्स फेमस हैं इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो पहले ही प्रूव हो गया था न्यूटन के टाइम में, न्यूटन ने ही प्रूव कर लिया था डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर प्रूव किया था किसने? प्लैंक ने। और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में कैपेबल हो पाए। तो व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर। ठीक है। अभी ये क्लियर है आपको कि वेव प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी की हमें क्या जरूरत पड़ी? इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करने के लिए इस थ्योरी, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर। इन्होंने मैथमेटिकली शो किया था, प्रूव किया था। चलिए, तो अब प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी में क्या बोला? उसका नाम रखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक्स ने अपना थ्योरी दिया था। और उस क्वांटम थ्योरी में उन्होंने सिंपल सी एक चीज बोली थी कि एटम्स मॉलिक्यूल कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुड emit or absorb energy only in discrete quantity, not in continuous। जैसे वेव्स क्या होता है? अगर आप वेव देखेंगे, वेव एक कॉन्टिन्यूअस टर्म है। वेव अगर आप देखेंगे तो वेव एक कॉन्टिन्यूअस टर्म है, यहां से शुरू होगा, आप देखिए कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। वेव एक कॉन्टिन्यूअस टर्म है। लेकिन इन्होंने बोला कि एटम और मॉलिक्यूल कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी only in discrete quantities।
डिस्क्रीट क्वांटिटी में देंगे, नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कोई भी एटम और पार्टिकल जब भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है तो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है? बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइक अगर ये एक लाइट सोर्स है, आप ये समझो एक ये लाइट सोर्स है, ठीक है, यहां से लाइट एमिट हो रही है, तो यहां से जो लाइट एनर्जी एमिट होगी वो किसके फॉर्म में एमिट होती है? इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। इन पैकेट्स और बंडल्स को ही उन्होंने नाम दिया था क्वांटम। क्या नेम दिया था उन्होंने? क्वांटम। और बाद में ही इन्होंने इसी को ही बोल दिया था क्वांटा। और अगर ये लाइट पार्टिकल है तो इसी को बोल दिया था फोटोन। अगर अदर देन लाइट पार्टिकल है तो क्वांटा बोलते हैं, और लाइट पार्टिकल है तो इसी को हम लोग फोटोन बोलते थे। चलिए, अब यही सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट वाइज लिखी थी, तो हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखते हैं। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy, and these packets are called quantum. And in case of light, the smallest packet of energy is called photon, but in general case the smallest packet of energy is called as quantum. ये इन्होंने दो स्टेटमेंट जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वही इन्होंने यहाँ पे बताया था। फिर इन्होंने बताया उसी चीज को मैथमेटिकली कैसे दिखाया कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। एक सेकेंड में कितने रेडिएशंस पास हो रहे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी को हमने ई से इंडिकेट किया है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से। ठीक है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट हमें क्या मिला है? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच कांस्टेंट दिया गया, दिस एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस एच, और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट हम वर्ड कब यूज करते हैं? जो कांस्टेंट किसी भी मैटर पार्टिकल के लिए चेंज नहीं होता, वो हमारे लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हमने पीछे एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट पढ़ा था, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी मैटर ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन हो, उसका स्पेसिफिक चार्ज हमेशा फिक्स होगा। ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट भी किसी भी मैटर के लिए आप देखिए, किसी भी सोर्स ऑफ क्वांटा और फोटोन के लिए देखिए, आपको हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स मिलेगी, दैट इज व्हाट? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 किलो जूल सेकेंड। आप अगर इसको जूल में लिखते हैं तो ऐसे लिखे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और ये एमकेएस यूनिट है। अगर आप सीजीएस यूनिट में लिखते हैं तो सीजीएस में एनर्जी को हम लोग अर्ग में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मच जूल? 10 टू द पावर माइनस 7। तो हम लोग यहाँ पे इसको अर्ग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6.626 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 27 अर्ग सेकेंड। ये सब क्या है? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के स्टेटमेंट्स हैं। इनको देखिए, मैंने हाइपोथेसिस नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ये सब मैथमेटिकली प्रूफ थे, इसीलिए हमने इनको हाइपोथेसिस नहीं बोला। एंड कम टू द लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम। ये जो E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा है, ये एनर्जी ऑफ वन क्वांटा और फोटोन है। तो अगर वहां पर लेट अस सपोज n नंबर ऑफ फोटोन रिलीज किए गए, तो सोर्स की टोटल एनर्जी क्या होगी? उस सोर्स की टोटल एनर्जी होगी n टाइम्स ऑफ वन एनर्जी ऑफ वन क्वांटा और फोटोन। ठीक है भाई? तो अब हम लोग जरा मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और हमने पीछे अभी देखा था कि न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लाइट। ठीक है, C बाई लैम्डा। आप यहाँ पर E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। लैम्डा आपको पता है, लैम्डा अगर मीटर में है तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट जूल में रखना होगा। लैम्डा अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट
अर्ग में रखना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड और हर्ट्ज। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी की दो पॉसिबल यूनिट्स होती हैं, एनर्जी की दो पॉसिबल यूनिट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के काफी रिलेटिव होते हैं। अगर आपने यहाँ पर इसको मीटर में रखा है लैम्डा को, तो हम लोग एनर्जी को जूल में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपने इसको यहाँ पर किस में रख दिया है, एंगस्ट्रॉम में रख दिया है, तो वी विल रिप्रेजेंट इज एज अ ईवी। ईवी स्टैंड टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो आपके पास एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर वेव नंबर के टर्म्स में लिखे तो E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो ये आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं, ये तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म दे रहा हूं। हमें पता है कि h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है और h का वैल्यू भी कांस्टेंट है, हम इन दोनों को क्यों ना पहले ही सॉल्व कर ले, है ना। तो अगर हम इनको पहले ही सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड रिलेशन आ जाएगा। तो वो सिंप्लीफाइड रिलेशन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए करोगे, नेवर यूज फॉर स्कूल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वो क्या बनेगा, आप यहां पर यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 12375 बाई लैम्डा। बट ध्यान रखिएगा, लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम फॉर दिस रिलेशन एंड एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर सकते हैं फॉर द टू ईज कैलकुलेशन, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते थे, 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये क्या है, मैंने H और C को सॉल्व कर लिया है, तो ये सिंप्लीफाइड। आप ये सिर्फ यूज करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नॉट फॉर सब्जेक्टिव। बोर्ड लेवल और स्कूल के लिए नहीं यूज करेंगे, फॉर ओनली कंपटीशन। और अगर जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो न्यूमेरिकल टाइप में कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो आंसर आता है वो आपके एक्चुअल आंसर के नियर बाई आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन इन लेस टाइम। आपके कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये अप्रोच दी गई है, नेवर यूज फॉर न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर आपको एग्जैक्टली फाइंड करके वहां पे लिखना होता है। अगर आपने राउंड फिगर में आंसर लिख दिया तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो मेरा ये पॉइंट क्लियर है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन दिए हो वहां पर आप सिर्फ इसको यूज करिए, अदरवाइज कहीं पर भी आप इसको यूज मत करिए। बाकी सब जगह एच सी बाई लैम्डा, एच का वैल्यू रखिए, सी का वैल्यू रखिए, लैम्डा क्वेश्चन में दिया होगा उसको यूज करिए एंड सॉल्व करिए। चलिए, तो जल्दी से ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ये पूरा जितना कुछ है इसके बारे में सारा कुछ नोट कर लीजिए। यस सर। ओके, चलिए अब हमने देखे जो भी हमें फॉर्मूलाज वगैरह सीखने थे वो हो गए। अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जो ये फॉर्मूला एक आपके सामने दिख रहा है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए। एच का वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको अपनी तरफ यूज करना है। स्पीड ऑफ लाइट आपको क्वेश्चन में कभी नहीं दिया जाएगा, वो भी आपको अपने आप यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा पीछे जो आपने फॉर्मूले देखे थे कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, टाइम पीरियड उसका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिलेशन, वो सारे भी आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको सब डायरेक्टली यूज करना होगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी
calculate frequency and wave number of a radiation having wavelength 600 नैनोमीटर। आपको ये क्वेश्चन दिया गया और इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं कहिए तो आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है जिसमें वेवलेंथ दिया हुआ है। तो आपको वेव नंबर का फॉर्मूला पता होता है, दैट इज 1/लैम्डा। तो लैम्डा आपका कितना दिया है, 1/600। आप इस 600, ये नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 600 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻⁻9 कर दीजिए। तो इसको पूरे को सॉल्व करिए तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली आता है 1.67 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये मैंने फर्स्ट निकाल के दिखाया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर हो सकता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा, और यू कैन से सी न्यू बार। आपने न्यू बार निकाल लिया है तो बस अब आप यहाँ पर सी का वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸। न्यू बार आपने निकाल लिया है 1.67 इंटू 10⁻6। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलता है, 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है सबको मेरी बात? कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कॉपी करना है क्वेश्चन, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आपको करके दिखाने हैं मुझे। बस ऐसे ही आपको वेवलेंथ देगा तो फ्रीक्वेंसी ये सब पूछ सकता है, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोल सकता है, फ्रीक्वेंसी दे देगा वेव नंबर कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो फ्रीक्वेंसी से आप पहले वेवलेंथ निकालेंगे, फिर वेवलेंथ से आप वेव नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करके आपके सामने आ सकता है। चलिए, हो गया? हाँ। आप एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए एंड ट्राई टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज a yellow light emitted from a sodium lamp has wavelength 580 nanometer. Find frequency and wave number. चलिए सॉल्व करिए। आप लोग ये करो, मैं दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपको। भी करेक्ट है तुम्हारा? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग आंसर्स मैच कर सकते हो। 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, और दूसरा है 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर है। भारवी बिल्कुल सही तुम्हारा, परफेक्ट, गुड। चलिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा था यहाँ पर। कैलकुलेट wavelength of an ultraviolet wave if its frequency is 12 into 10⁻16 cycle per second. चलिए, ये 3 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं।
इसके बाद हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 watt bulb is emitting light of wavelength 300 nanometer. Calculate number of photons emitted by bulb in 1 minute. करते रहिए। चलिए पहले इतने क्वेश्चंस फ्री करिए, फिर आगे और क्वेश्चन देंगे। पहले इतने आप कंप्लीट करिए। अभी तो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, उसके ऊपर सब वेव प्रॉपर्टी पे। भारवी तुम्हारा दूसरा वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, वर्ड टू वर्ड, गुड। सेकंड वाले का आंसर भी मैं लिख देता हूं। सेकंड वाले का आंसर है 10⁻³ सेकंड। दूसरा आंसर था 3 मीटर और नेक्स्ट आंसर है 0.33 मीटर इनवर्स। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। सॉल्व करके शेयर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपसे हो भी रहा है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पे फंस गए तो फिर आगे जाके कुछ होने ही वाला नहीं है। इसलिए अच्छा है कि यहीं पर ही आप अपने सारे डाउट्स खत्म करके चलिए। गुड। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आपको पूछना पड़ेगा। सर 100 वॉट बल्ब वाला आपको नहीं समझ में आ रहा। वॉट समझते हो? वॉट क्या है? पावर पावर। पावर को रिप्रेजेंट करता है। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 100 वॉट बल्ब, इसका मतलब होता है कि 100 जूल एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या होता है? 100 जूल एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड। तो आपको बस ये याद रहना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। तो जो भी पावर लिखा है वो वॉट में है, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे 100 वॉट बल्ब एमिटेड 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। और वेवलेंथ तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 300 नैनोमीटर। तो तुम्हें एनर्जी मिल चुका है 1 सेकेंड में, वो 100 जूल देता है। तुमसे कह रहा है कि कैलकुलेट number of photons emitted by the bulb in 1 minute। तो अभी आप सबसे पहले क्या करो, आपने टोटल एनर्जी निकाल लिया है, दैट इज हाउ मच। एक बल्ब जो 1 सेकेंड में एनर्जी देता है वो 100 जूल है। एक बल्ब 1 सेकेंड में जो एनर्जी देता है वो कितनी है? 100 जूल। ये 1 सेकेंड में देता है। लेकिन तुमसे पूछा क्या? कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब इन 1 मिनट। 1 सेकेंड में इतना देता है, तो बताइए 1 मिनट में कितना देगा? 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट में। 60 मिनट में कितना देगा वायु? 100 इंटू 60 यानी 6000 जूल। ये हो गई टोटल एनर्जी। दिस इज व्हाट? टोटल एनर्जी।
अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ फोटोन। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू NHc बाई लैम्डा, ये बताया था ना। हमको n फाइंड करना, n इज नंबर। तो E हमें मिल गया है कितना, 6000। n हमें फाइंड करना है, h का वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। c का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, और डिवाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा हमें दिया हुआ है कितना, 300 नैनोमीटर। उसको आप चाहो तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, ओ सॉरी मीटर में। तो 300 इंटू 10⁻⁹। अब आपको यहाँ पर सिर्फ क्या सॉल्व करने को रह गया है, n। एवरीथिंग इज नोन। गेटिंग? हाँ सर। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैल्यू पुटिंग है, आपको कुछ भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। द बल्ब एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4005 एंगस्ट्रॉम। द बल्ब इज रेटेड एज, द बल्ब is rated as 150 watt and 8% of energy is emitted as light. How many photon? जब भी हम लोग फोटोन की बात करते हैं हमेशा लाइट होगा। अगर हम क्वांटा पूछते तब तो हम टोटल एनर्जी से निकालते, लेकिन हमें फोटोन बोल दिया मतलब हमें सिर्फ 8% एनर्जी से निकालना है। तो हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड। चलिए बाकी लोग भी भेजिए अपने जो भी आपने सॉल्व कर लिया हो। हाँ ठीक है निर्मित, तुम्हारा करेक्ट है, गुड। पूरा सॉल्व किया करो, आधे में मत छोड़ा करो। तुमने यूवी लाइट वाला भी कर लिया है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट फ्रीक्वेंसी इज दिस मच। करेक्ट है तुम्हारा वो वाला भी, गुड। बाकी भी कंप्लीट करो। भैरवी ने भी, हाँ भैरवी तुम्हारा भी करेक्ट। अभी सिर्फ 2 ही बच्चों ने भेजा है, भैरवी ने और निर्मित ने। बाकी लोग क्या, आदिति आप लोग को नहीं आ रहा? आदिति, खुशाग्र, वैष्णवी, नमन? सर आ रहा है, ठीक है। पर सर एक्चुअली मेरे पास अभी फोन नहीं है। ओके ठीक है, तुम कंप्लीट करके बाद में मुझे जब तुम्हारे पास फोन आ जाए तब शेयर करना। ओके। आंसर्स मैं शेयर करता जा रहा हूँ, आप लोग मैच करते जाओ। जहां पे भी आपको आंसर से मिसमैच आए तो आप मुझे बता सकते हो, आई कैन डिस्कस। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वेवलेंथ का यूनिट क्या है? ओ, यहाँ पर मैंने 4500 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, सॉरी, इट्स एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यस। लास्ट क्वेश्चन में नहीं समझा। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझे? देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज अ सोडियम एटम। पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी लिखी हुई है, दिस इज रिक्वायर्ड टू जस्ट आयनाइज 1 एटम। एक एटम की एनर्जी इतनी है, एक एटम की एनर्जी आप निकालो यहाँ से, और आपको निकालना है 1 मोल के लिए एनर्जी। तो एक एटम के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा आपका,
तो सबसे पहले आप इसका एनर्जी निकालो फॉर वन एटम। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद वन फोटोन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू hc/λ। तो H आपके पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। C आपको पता है 3 इंटू 10⁸8। डिवाइड करिए, लैम्डा आपको दिया 242 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 8.21 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमें क्या मिला है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। दिस इज वन फोटोन एनर्जी, सोडियम के एक फोटोन का एनर्जी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल इलेक्ट्रॉन। तो पर मोल लिखा है, देखो यहाँ पे पर मोल। तो एक एटम के लिए इतनी एनर्जी होती है, तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जो भी ये आपको वैल्यू आया था इसको 10⁶ इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली क्या देगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपको जो देगा वो होगा 494 पॉइंट सॉरी एक सेकेंड 490.45 इंटू 10⁴ ये जूल में देगा, लेकिन हमें आंसर किलो जूल में करना है। तो किलो जूल में करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा, 494.5 किलो जूल। और ये आपने एक मोल के लिए कैलकुलेट किया, इसीलिए पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन का, एक एटम का एनर्जी निकाला, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मोल की एनर्जी मिल गई, फिर हमने उसको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज योर आंसर। डन, सारे कंप्लीट हो गए। शैल वी मूव। सर इसके ऊपर वाला नहीं आया। इसके ऊपर वाला तो काफी आसान था बेटा। देखो आपने 150 वॉट है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ये वाला किया है। 100 वॉट है मतलब 100 जूल इन 1 सेकेंड। तो 150 वॉट है मतलब एक सेकेंड में 150 जूल। लेकिन कह रहा है उसमें से सिर्फ 8% ही लाइट बना है। तो 150 जूल का 8% निकाल लो, 8/100 करके, वो मिल जाएगा तुम्हें टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी आ गया। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, E इज इक्वल टू Nhc/λ। E आपने निकाल लिया है 150 इंटू 8/100। N आपको फाइंड करना, H पता है, C पता है, और लैम्डा भी क्वेश्चन में आपको पता है 4500। पुट कर दीजिए, N का वैल्यू निकाल लीजिए। इस वाले क्वेश्चन और इस वाले में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर पूरा 100 वॉट ले लिया था और यहाँ पर हमने सिर्फ 8% यूज करेंगे उसका। हेडिंग डालिए कॉपी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, फिर इसको प्रॉपरली देख के भी समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट इज सिंपली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when the light of suitable frequency is subjected to the metal surface। यहां पर देखो इस तरह का एक सरफेस लगाया गया, ये है मेटल का सरफेस जो कैथोड का काम कर रहा है, इसके ऊपर लाइट डाली गई, इससे इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं। तो जैसे ही आपने लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, then this releasing of electron is called photoelectric effect। और इसको फोटो क्यों बोला गया, क्योंकि लाइट के फोटोन डालने से ये हुआ। इलेक्ट्रिक क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो लाइट के फोटोन डालने पर इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, इस पूरे इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं फोटो इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट करके दिख रहा है इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप और आसानी से, अगर मैं और कुछ अदर वे में बताना चाहूँ तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक हमने मेटल का सरफेस लिया, इस मेटल के सरफेस के ऊपर हमने एक साइड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सॉरी लाइट के फोटोन डाले। जब हम लाइट के फोटोन डालते हैं, जब हम लोग यहाँ पर लाइट के फोटोन डालते हैं तो उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या डाला था, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इट इज नोन एज इंसिडेंट लाइट और फोटोन। और ये जो बाहर निकला है इसको क्या बोलते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जब भी कहीं पर भी ये प्रोसेस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके आसपास कहाँ कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आप सबके घरों में देखिए, आपके घर में टीवी है, टेलीविजन, आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन, हमारा लैपटॉप का स्क्रीन, आपके घर में ट्यूबलाइट्स हैं, ये सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही रिजल्ट हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता तो इन सब में से कोई चीज आपके आसपास नहीं हो रही होती। आप जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एग्जांपल है। आपका स्क्रीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काम करता है, आपका ट्यूबलाइट, सीएफएल, ये सारा जो एलईडी, ये सब कैसे काम करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, photoelectric effect is when photoelectron when light particles incident at the metal surface। ये एक मेटल का सरफेस है जो रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है, एक मेटल का सरफेस है। और जैसे इस पे हम लोग लाइट डालते हैं तो इस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उनको बोलते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले जितना मैंने अभी बताया इसमें कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आया हो, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछे, फिर हम इसके और डिटेल में जाते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हमें आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, जस्ट एट द सेम टाइम ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी उसके बाद ही उन्होंने इसको दिया था। प्लैंक्स ने फोटोन के बारे में बताया था, फिर उस फोटोन के प्रिंसिपल का यूज किया था आइंस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलते हैं, यानी हर कोई सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, कोई स्पेसिफिक सरफेस होगा जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। तो मेटल्स के सरफेस, और सारे मेटल भी नहीं होते, नॉट ऑल मेटल्स, सम स्पेसिफिक मेटल्स कैन कैपेबल टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेटल के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मेटल शुड हैव वेरी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। जितना लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल किस मेटल का होता है, आपको कुछ आइडिया है? सीजियम। सीजियम। सीजियम, सीजियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है। अगर आप एक सीजियम के सरफेस पे नॉर्मल जो घरों में आप टॉर्च यूज करते हैं ना, आप टॉर्च लाइट डालेंगे तो भी वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब आप कह सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, आप जहां पर टॉर्च लाइट डालें उस सरफेस को हल्का सा टच करके देखें, आपको वहां पर टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो चुका होगा। तो वो टेम्परेचर राइज क्यों हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी से उस सरफेस का टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जानते हैं,
आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना था, हमने बताया था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम बैक साइड पे स्क्रीन लगाते हैं जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन करता क्या है? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और बाद में एमिट करता है, बट वो बाद में एमिट करता है, इसीलिए उसका नाम फॉस्फोरोसेंस कर दिया गया था। अगर इंस्टेंटली वो हमें अगर अपीयर हो जाता तो हम उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। जैसे ट्यूबलाइट आपका इंस्टेंट होता है, आप स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, और वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलोंग विथ फॉस्फोरोसेंस आपको व्हाइट लाइट के फॉर्म में दिख रहा होता है। आप जाके फिजिक्स में ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे, फॉस्फोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहां पर पूरा डिटेल है इसका एक। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको यहाँ पर तीन चीजों को समझना पड़ेगा। कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहाँ पर ये जो मेटल है, इस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना आसानी से होगा। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए दूसरी फेवरेबल कंडीशन है, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट और फोटोन शुड बी हाई। जितनी ज्यादा एनर्जी हाई होगी उतना आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रहा है। यहाँ पर कौन काम कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? यहां पर देखिए, सबसे पहले ये जो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है? इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, और यू कैन से इंसिडेंट फोटोन। जब ये फोटोन इस मेटल के सरफेस पे अपने पूरी एनर्जी के साथ स्ट्राइक करता है, तो उसकी एनर्जी दो जगह पर खर्च होती है। पहला पहला किस जगह पे खर्च होता है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के बाद जो एनर्जी बच जाती है वो कहां पर यूज होती है? वो यूज होती है टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी, वही एनर्जी दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, और एक बार इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो गया तो फिर उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, क्योंकि उसी काइनेटिक एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और बहुत तेजी से मूव करता है। तो वो जो मूवमेंट होता है वो ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इंसिडेंट फोटोन की रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां से बाहर निकल जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम लोग बोलते हैं। वो टर्म्स क्या है? थ्री टर्म्स हैं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम लोग अदर वर्ड्स में कई कई जगह पर अलग अलग नाम से बुलाते हैं। वर्क फंक्शन को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। वर्क फंक्शन को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कॉल कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। दूसरा, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ टर्म के नाम बता रहा हूं। फिर दूसरा टर्म आप देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थर्ड होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज अ फोटो एमिशन
फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। पहले जो मैंने ये लाइन बोली वर्क फंक्शन, इसमें कोई चीज आपको नहीं समझी हो तो पहले आप ये डिस्कस करो। बोलिए भाई। द मिनिमम सर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर रिमूव। हाँ बोलो। सर फोटो एमिशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, release of electron with the help of photon is called photoemission। वर्क फंक्शन क्या है, मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, उसी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जितने मैंने नेम बोले इनमें से कोई भी नेम यूज किया जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आई थिंक वर्क फंक्शन सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर इसके बाद आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन कॉज फोटो एमिशन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोटो फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप उसको ऐसे बोल सकते हैं वो जो वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन क्या है, वो एनर्जी है। तो उस मेटल के सरफेस में एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है जिसको जो हमें चाहिए होती है बाहर से उसको इजेक्ट कराने के लिए, उस एनर्जी के इक्विवेलेंट उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होगी। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन कॉज फोटो एमिशन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको सिंबल क्या दिया जाता है, न्यू नॉट। और वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसी वर्क फंक्शन जिस जिस इलेक्ट्रॉन का हमने वर्क फंक्शन देखा था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसी इलेक्ट्रॉन की थी। अब हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी उसी इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं जिसका वर्क फंक्शन था। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम थी फॉर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ दैट कैन कॉज फोटो एमिशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। थ्रेशोल्ड मतलब होता है लिमिटिंग, यानी उससे ज्यादा या उससे कम नहीं, वो एक फिक्स वैल्यू को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक और एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें अब क्या हो रहा है। अब जैसे मैंने आपके सामने यहां पर दिखाया था, लेट अस सपोज कि ये जो मेटल सरफेस है इसकी एनर्जी है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आपको दे दी गई है, कितनी कितनी दे दी गई है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप एक इंसिडेंट लाइट ऑफ फोटोन लेंगे और इस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, तो उसके पास जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन में, यानी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। एंड रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन कहां पर यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। समझा, ठीक है। हाँ सर। तो यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी कि अगर लेटेस्ट सपोज मैंने बोला यहां पर कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताइए क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नो सर। नहीं होगा। अच्छा, और अगर मैंने ऐसा बोला कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अभी बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा,
हाँ यस होगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, बट इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा ना। इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो भी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, भले वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ये वाला केस है, इस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बट इन दोनों केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सबको ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। बस अब इतना छोटा सा प्रिंसिपल है। अब इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली लिखने जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जहां पर भी आइंस्टीन का नाम आता है ना, वहां पर एनर्जी रिलेटेड चीजें हो रही। आइंस्टीन ने सब कुछ एनर्जी के साथ में ही डिसाइड किया था। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को हमने सिंबल दिया हुआ है। अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बना रहा हूं। मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू राइट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको आप क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को मैंने ई लिखा। वो एनर्जी कहां पर स्पेंड होती है? दो जगह पर, वर्क फंक्शन में एंड काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ई को आप क्या लिख सकते थे? ई को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते थे, ई इज इक्वल टू एच न्यू। और वर्क फंक्शन भी आप वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, तो एनर्जी को भी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते थे। बट यहाँ पर जो वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे न्यू नॉट। इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी बार स्क्वायर। और यहाँ पर v क्या है? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी वन ऑफ दी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो सकती है। हम इसको वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते थे। वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? एच सी बाई लैम्डा। और इसको क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट क्या हो गया? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, प्लस बाकी का सब कुछ एज इट इज रहेगा, एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको आप यूज करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझा ये चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कभी आप भूल जाइए तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से खुद भी डेराइव कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। क्लियर है चीज? अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, उसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम ये जो लाइट है इसकी, देखिए दो चीजें होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो मैं दोनों टर्म का नाम ले रहा हूं, आप दोनों का डिफरेंस समझिएगा। जब मैं बोल रहा हूं इंक्रीज एनर्जी, और मैं दूसरा टर्म बोल रहा हूं इंक्रीज इंटेंसिटी, कोई मुझे बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ आई एम टेलिंग आई एम गोइंग टू इंक्रीज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, और दूसरा मैं नाम बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई मुझे बता सकता है? सोचिए, थिंक करिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जेई में पूछा जा चुका है। व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, या फिर दे कैन आस्क व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। सोचिए, थिंक करिए, दो एक मिनट का समय लीजिए, थिंक करिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी। ये टर्म को यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको भी आइडिया लग रहा हो, गैस करना चाहता है, आप राइट रॉन्ग का टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तरफ से एक अपना एफर्ट दीजिए, अप्रोच दीजिए। साइंस के स्टूडेंट कभी भी ये नहीं बोलते कि आई डोंट नो, साइंस के स्टूडेंट बोलते आई कैन ट्राई।
आपको हमेशा अपने अंदर वो अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। कुछ भी थिंक करिए, आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा पुश करिए, कुछ भी आंसर करिए जो ऐसा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर में आता है, आंसर करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड इंक्रीज इन एनर्जी? भैरवी, एनी आइडिया? अदिति, निर्मित, कुशाग्र, हाँ सर। कोई आइडिया क्या हो सकता है? नहीं सर, सोच रहे हैं। चलिए मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन आई एम टेलिंग यू आई एम इंक्रीजिंग एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपने ई वैल्यू इंक्रीज किया है। तो अगर आपने लेटेस्ट समझो इसकी एनर्जी जो 10 थी, 10 की जगह समझ एनर्जी इंक्रीज कर दिया, मतलब ये 10 की जगह समझो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिया। तो अगर आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यहां पर डाला, तो बताइए क्या चीज बढ़ने वाली है? अगर आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, क्या वर्क फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा। यानी उस 20 में से 5 यूज हो जाएगा फॉर वर्क फंक्शन। क्या चीज बदल गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज इफ वी इंक्रीज एनर्जी, ई वैल्यू इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। किसका काइनेटिक एनर्जी? जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा टर्म था इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ा दिया है हमने, किसकी? इंसिडेंट फोटोन की। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम इंटेंसिटी बोलते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने अभी एक हमने फोटो इलेक्ट्रॉन डाला था, अगर हम यहाँ पर मोर देन 1 फोटो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 5 फोटोन डाल देंगे, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? वी विल रिसीव 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी? नहीं, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उससे सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज किया है। तो इंटेंसिटी मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। इंक्रीज इन इंटेंसिटी का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ सेम एनर्जी। अगर आपने सेम एनर्जी के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया। तो जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो यहां पर क्या चेंजेस आते हैं? यहां पर आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल व्हाट? विल व्हाट? इंक्रीज, डिक्रीज और सेम? सेम। सेम विल रिमेन सेम। सेम। ये जो लाइन मैंने बोली है, ध्यान रखिएगा। इस स्टूडेंट एनर्जी को इंटेंसिटी समझ लेते हैं, इंटेंसिटी को एनर्जी समझ लेते हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप मिक्स नहीं करिएगा, अदरवाइज नहीं तो आप क्वेश्चन में मिस्टेक, धोखा खाने ही वाले हो। और जिस जिस चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, वही एग्जाम का फेवरेट पार्ट होता है। इसीलिए मैंने ये सब लिख दिया है यहाँ पर। तो जल्दी से फटाफट ये पूरा आप कॉपी कर लो।
हो गया ये वाला, यस सर। ये वाला भी कर लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फिर इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर देन वी विल गो फॉर प्रैक्टिस। चलिए, अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential, the minimum potential, write down the minimum potential, required to just stop ejected electron is known as stopping potential, is known as stopping potential। ठीक है, आपको जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, पीछे देखते हैं फिर से, जैसे ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, ये जो इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, हम चाहते हैं कि ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मूव ना करे, इसको हम रोकना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आप इस लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें रिटार्डिंग फोर्स किधर से लगाना पड़ता है, राइट टू लेफ्ट, यानी अपोजिट टू दैट। और वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल और ग्रेटर देन, जो भी उस वक्त जितना फोर्स से वो मूव कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, तो उसके अपोजिट साइड पे, यानी इधर हमें यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड पर एक प्लेट लेनी पड़ेगी, पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। दैट पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि वो इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल या फिर इससे ग्रेटर रहे। और हमें अगर जस्ट स्टॉप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर इतना पोटेंशियल अप्लाई करना होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाए। तो लेट वहां पर वो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने एज्यूम किया कि इट इज कैपिटल V। ठीक है, तो वहां पर अगर हमें उस पार्टिकल को रोकना है, जितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा है, उसके दूसरे तरफ से हमें उतने ही अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पर जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, हमको यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उतने ही एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको बस अब क्या करना है, जो भी आपकी काइनेटिक गैस, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, वो क्या थी, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट। बस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर आप क्या लिख देंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लिख देंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पर V क्या है, V स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और Q क्या हो गया है, Q इज चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई अदर चार्ज पार्टिकल होगा, तो आपको उसका चार्ज क्वेश्चन देगा। वैसे ही सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही होता है। तो ये आपकी एक, इतना आप और ऐड कर लीजिए फॉर दैट पर्पस। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम लोग नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ घर से करने को दूंगा। आप खुद घर से करिए, आपको अगर नहीं आएगा देन आई विल हेल्प यू, बट पहले आप एक बार घर से करके आइए। तो होमवर्क लिखिए, होमवर्क है आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 कंप्लीट।